प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना के अंतर्गत आज भोजन की यात्रा, स्पैघेत्ती और आलू। दूसरा टॉपिक विजय, बीमारी और व्यापार के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, भोजन की यात्रा व्यापारियों के माध्यम से विभिन्न देशों के विभिन्न खाद्य फसलों का भी आदान प्रदान हुआ, क्योंकि व्यापारी या मुसाफिर जहां व्यापार करने के लिए जाते थे वहां कुछ फसलों के बीज बो आते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले अर्थात रेडी झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों। आइए स्पैघेत्ती और नूडल्स का ही उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचे। कहां से पहुंचे? चीन से पश्चिम में पहुंचे और वहां उन्हीं से स्पैघेत्ती का जन्म हुआ। यह संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 15वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है। इसी प्रकार के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सकें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर भी इन अनुमानों के अनुसार इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान चल रहा होगा। करीब 500 वर्ष पहले बहुत से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि। ये चीजें हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया था जिसे बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया। अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह सभी से हैं। वास्तव में हमारे बहुत से खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन भारतीयों से हमारे निकट आए हैं। नई फसलों के आने से जीवन में कई बार जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। साधारण से आलू का प्रयोग शुरू करने पर यूरोप के गरीब समुदाय का जीवन स्तर ही बदल गया था। उनका भोजन स्तर बेहतर होता गया और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी थी। परंतु इसके विपरीत आयरलैंड के गरीब काश्तकार होता है किसान, जो आलू पर ही निर्भर हो चुके थे कि जब सन 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। आगे देखिए, विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री मार्ग खोज लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा सा दिखाई देने लगा। इससे पूर्व अनेक सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, नागरिक ज्ञान और परंपराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के मार्ग में
एक अहम बिंदु था। यूरोपियों के प्रवेश से यह आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरह भी मुड़ने लगी। किसकी तरफ मुड़ने लगी? यूरोप की तरफ। अमेरिका की खोज से पहले लाखों वर्षों तक इसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। किसका? अमेरिका का दुनिया से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं था। परंतु 16वीं सदी से उसकी विशाल भूमि और अधिक से अधिक फसलें व खनिज पदार्थ प्रत्येक दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। दक्षिण अमेरिका के बहुमूल्य खनिज, धातु व दूसरे पदार्थ यूरोप की धन दौलत को बढ़ाने लगे थे तथा पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उनके व्यापार को गति प्रदान करने लगे थे। जैसे पेरू व मैक्सिको की चांदी 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन दौलत के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं दंत कथाओं की बदौलत वहां के लोग एल डोराडो, क्या नाम है? एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे और उसकी खोज में बहुत से खोजी अभियान प्रारंभ किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की जीत का सिलसिला प्रारंभ हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना आरंभ कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक शक्ति के बल पर नहीं जीतती थीं। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का कोई सैनिक हथियार तो था ही नहीं। ये हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां पहुंच जाते थे। लाखों वर्षों से दुनिया के अलग होने के कारण अमेरिका के नागरिकों में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता नहीं थी। इसके कारण इस नए स्थान पर चेचक बीमारी का बहुत ही तीव्र गति से फैलाव हुआ। एक बार संक्रमण आरंभ होने के पश्चात तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप में तीव्रता से फैल गई। जहां यूरोपीय नागरिक नहीं पहुंचे थे वहां के नागरिक भी इसकी चपेट में आने लगे थे। इस बीमारी ने पूरे के पूरे समुदायों को ही समाप्त कर डाला था। इस प्रकार घुसपैठियों की जीत का मार्ग आसान होता चला गया। हथियारों अर्थात बंदूकों को तो खरीदकर या छीनकर हमलावरों के विरुद्ध भी प्रयोग किया जा सकता था, परंतु चेचक बीमारी के बारे में ऐसा नहीं किया जा सकता था। क्या चेचक बीमारी को छीना जा सकता था? नहीं, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का मार्ग भी था और उनके रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में भूखमरी और निर्धनता का ही साम्राज्य था। शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक भीड़ थी और अधिक बीमारियों का फैलाव था। यूरोपियन में आपस में धार्मिक टकराव भी अधिक थे। शासन द्वारा धार्मिक असंतुष्टों को कठोरता से दंड दिया जाता था। इस कारण वहां से हजारों नागरिक यूरोप को छोड़कर अमेरिका जाने लगे। 18वीं सदी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों को काम में लगाकर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी का बहुत अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी भारत और चीन को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार
में भी इन्हीं का प्रभुत्व था, परंतु विशेषज्ञों का विश्वास है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना प्रारंभ कर दिया था और वह दुनिया से अलग होना प्रारंभ हो गया। चीन की कम होती भूमिका तथा अमेरिका के बढ़ते प्रभुत्व के कारण विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और होमवर्क वाले ग्रुप पर अपनी भी भाषा में लिखकर अवश्य डालें।